हाँ भाई, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। तो हम लोगों ने एक चार्ज पे फोर्स देख लिया मैग्नेटिक फील्ड में, और एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स देख लिया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब एक अगले पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? कौन सा वाला मोमेंट है ये? जाकिर खान वाला मोमेंट है, वही मोमेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए क्या है। बेसिकली ये टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम लोग ये टर्म डिफाइन करते हैं। आगे बात समझ में, किसके लिए टर्म डिफाइन कर रहे हैं? बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। ठीक है, पक्की बात है, करते वहां है, बट एक कंपेयर करके हम लोग कॉइल के लिए भी हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? सपोज ध्यान दीजिएगा, ये कोई कॉइल है सपोज। ठीक है, ठीक है, अगर इसके इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका रेडियस सपोज हो गया r, इसका रेडियस हो गया r, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, और करंट फ्लो हो रही है I, करंट फ्लो हो रही है I, तो इसके लिए जो m होगा मैग्नेटिक मोमेंट वो होगा n I a। क्या होगा? m इज इक्वल टू n I a। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो m इज इक्वल टू n I a। n नंबर ऑफ टर्न्स, I कितना करंट फ्लो हो रहा है पता है, a इसका एरिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। और इसे एज अ वेक्टर क्वांटिटी डील करेंगे, यानी m वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा? कॉइल के लिए a वेक्टर के अलोंग। और गॉस लॉ में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग भर भर के पढ़े हैं, जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सपोज ये कोई एरिया है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो इस टाइप से होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एम वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के अलोंग होगा। आगे बात समझ में? दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपके लिए एक वायर है ये, जिसका लेंथ कितना है? L। ठीक है, इस वायर को मैंने एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो कितने टर्न्स हो इस कॉइल के? सपोज करंट फ्लो हो रही है आई, सपोज करंट फ्लो हो रही है आई, तो इस कॉइल में कितने टर्न्स हो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैक्सिमम हो? क्या बोला? इसमें कितने टर्न्स हो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो वो मैक्सिमम। समझ में आया? क्या क्या सवाल है, जल्दी सोचिए। हाँ भाई देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला इस एल लेंथ के वायर से मैंने बहुत सारे टर्न्स वाली, सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली एक कॉइल बना दी, जिसका रेडियस कितना है आर, और सपोज हर टर्न से करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, हर टर्न से करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कॉइल का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एन। अरे एल लेंथ का वायर था, एन टर्न की कॉइल बनाई। एक कॉइल का अगर रेडियस टोटल आर है तो एक कॉइल का रेडियस कितना होगा, सॉरी सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। तो यहां से एन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, क्या एल के बराबर होगा क्या? तो यहां से जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा एल अपॉन एन 2 पाई। सही लिख दिया क्या मैंने? पक्की बात है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है एन आई ए, तो ये हो जाएगा एन आई ए, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कुलर कॉइल बना रहा हूं, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं तो यहां से हो जाएगा एन आई पाई, एन आई पाई आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4 पाई आर पाई स्क्वायर। एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया वो आ गया आई एल स्क्वायर अपॉन 4 एन पाई। ठीक है, एम कब मैक्सिमम होगा? जब एन मिनिमम हो। एम फॉर मंकी कब मैक्सिमम होगा? जब एन फॉर क्या होता है, जो भी होता है, मिनिमम हो। पक्की बात है? अच्छा, एक ही बात है तो गधे, एक ही बात तो बता रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं कि एम मैक्सिमम कब होगा? जब एन का वैल्यू मिनिमम हो। एन का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? 0। एन का वैल्यू मिनिमम हो सकता है 0।
अरे हो सकता है ना, अरे 0 हो गया तो कॉइल बचेगी क्या? मिनिमम एन का वैल्यू 1 तो होना चाहिए ना, कॉइल बनाने के लिए एटलीस्ट एक फेरा तो होगा, एक टर्न तो होगा, तो एन का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? 1। तो एन का वैल्यू, एन मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 1, तब जाके जो एम होगा वो मैक्सिमम होगा, और एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एम मैक्सिमम हो जाएगा IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। कितना हो जाएगा? IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। समझ में आया क्या? इजी था। एन का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता नन्या? क्या कॉइल बनेगी तो क्या इनफाइनाइट करेगी? ठीक है, जल्दी उतारिए। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सामने एक डायग्राम बनाया मैंने, देखिएगा। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। सुनिएगा, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एक आर्म ए है और दूसरा आर्म जो है वो बी है, और दिख रहा है। ठीक है, इसके चारों वर्टेक्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, PQRS दिख रहा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है बी वेक्टर। आगे बात समझ में आया? समझना इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जो करंट कैरिंग कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है आई। करंट कैरिंग कॉइल जो है उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। अब यार मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं यहाँ पे ये चीज, ये टॉपिक हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते रहे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है? IL क्रॉस बी। कितना लगता है? IL क्रॉस बी। पक्की बात है। तो यहाँ पे चारों वायर्स पे फोर्स लगेगा, और चारों वायर पे फोर्स लगेगा तो किस टाइप से उनका रोटेशन होगा, और क्या वो सच में टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझना। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कॉइल की सरफेस है, ये कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल हल्की सी टिल्ट हो रखी है ऐसे। समझ में आया? कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल हल्की सी टिल्ट होकर बनाई है मैंने ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और कॉइल की सरफेस जो है वो ऐसे है। समझ में आ गया क्या? कॉइल की जो सरफेस है वो ऐसे है। समझ में आया? कॉइल की जो सरफेस है वो ऐसे है। ठीक है, कॉइल की सरफेस, ये सरफेस है कॉइल की, ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है। समझ में आ गया? कॉइल की सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर एम वेक्टर का तभी मैं नहीं कर रहा। ध्यान से समझना, कॉइल की सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो कितना गिवन है? थीटा दिया है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चार वायर्स पे का फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? IL वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फोर्स क्या होता है? IL वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर PQ आर्म की बात करूं मैं, तो PQ आर्म में करंट किधर फ्लो हो रही है? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो L वेक्टर हो गया ऐसे, B वेक्टर हो गया ऐसे, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। आगे बात समझ में? फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। हाँ बोल बोल। बी ऐसे जा रहा है। हाँ, फैन नहीं, हाँ मोटर का कॉइल ऐसे है। ये जो कॉइल, ये जो वायर है, इस वाले वायर में करंट कैसे जा रहा है? ऊपर। तो एल वेक्टर कैसे हो गया? करंट की डायरेक्शन में ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फोर्स किधर आ गया? अंदर की तरफ। जो PQ है उससे फोर्स किधर लगेगा? परपेंडिकुलर इनवर्स टू द प्लेन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो इसमें फोर्स लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर इनवर्स टू द प्लेन। इस पे फोर्स लगा ऐसे, FPQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? F, क्या बोला मैंने इसे? FPQ, और ये लगेगा परपेंडिकुलर इनवर्स टू द प्लेन। आगे बात समझ में? समझ में आया? ऐसे में RS पे बात कर लेता हूं। RS पे करंट किधर जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। तो L वेक्टर गया नीचे, B वेक्टर गया इधर, तो RS पे फोर्स किधर लगा? बाहर की तरफ। समझ में आ गया क्या? L वेक्टर नीचे, देख अनन्या ध्यान दे, करंट किधर जा रही है? नीचे। तो L वेक्टर कैसे है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ। तो L क्रॉस B किधर गया? ऐसे। तो फोर्स किधर आया? बाहर की तरफ। समझ में आया? समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, इस पर फोर्स जो आ गया FRS, वो आ गया डॉट बाहर की तरफ। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? समझ में आया? तो एक आर्म पे फोर्स अंदर है, दूसरी आर्म पे फोर्स बाहर है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में इन दोनों की वजह से नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है। बाबा सुन रहे हो? इन दोनों की वजह से नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है।
परंतु नेट टॉर्क कुछ ना कुछ जनरेट होगा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो कॉइल ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। कॉइल क्या करेगी? ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। समझ में आया क्या? क्या अब ऊपर वाली आर्म पे भी देख लेते हैं। ऊपर वाली आर्म में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे ऐसे। एल वेक्टर, बी वेक्टर कैसे है? ऐसे। एल वेक्टर कैसे ऊपर वाली आर्म में? ऐसे। बी वेक्टर कैसे? ऐसे। तो एल क्रॉस बी किधर गया? ऊपर। नीचे वाली आर्म में देखोगे तो फोर्स नीचे आएगा, तो क्यू आर पे फोर्स अपवर्ड जा रहा है और पी एस पे फोर्स किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगेन सेम होगा, बट ये दोनों फोर्सेस सेम प्लेन में हैं। ये दोनों फोर्सेस सेम प्लेन में है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सीधा सीधा मिड पॉइंट से जाएगा, तो ये तो ना तो टॉर्क जनरेट करेंगे ना ही ये कोई नेट फोर्स जनरेट करेंगे। आगे बात समझ में? तो यहां पे टॉर्क कौन कौन जनरेट कर रहा है? एफ पी क्यू एंड एफ आर एस। बोल बेटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स जीरो होगा, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से नहीं जा रही है। जैसे तू ये देख, अगर दो फोर्स इस वाले पॉइंट पे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। बट एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो कैसे होगा? ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ बोल, मेरे को बोल, उसको नहीं पता, मेरे को बोल। अरे इसका एल वेक्टर कैसे है? बी किधर है? इधर। थंब किधर गया? अंदर। तो इससे फोर्स किधर लगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। समझ में आ गया? देखो समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे एफ। सबसे पहले मैं बात करूं एफ पी क्यू। क्या बात करूं? एफ पी क्यू। ठीक है, कितना होता है? आई एल क्रॉस बी। करंट आई है, एल का वैल्यू कितना है? ए। तो ये हो जाएगा आई ए बी साइन 90। आई ए बी साइन 90, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90। एल वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? साइन 90। कितना हो गया? 1। ऐसे ही अगर मैं एफ, उधर कौन सा गया? आर एस। एफ आर एस का मैं बात करूं, एफ आर एस, तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? आई ए बी। अरे आगे बात समझ में? समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मैं यहां बात कर लूं बेटा, यहां पे लगने वाला फोर्स ऐसे लगेगा और यहां पे लगने वाला फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, ठीक है। ये लेंथ कितना है? बी। ये लेंथ कितना है? बी। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। तो यहां से अगर मैं बात कर लूं, इसको मैं बोलता हूं एफ क्यू आर, एफ क्यू आर, और इसको मैं बोल देता हूं एफ एफ पी एस। तो एफ क्यू आर इज इक्वल टू एफ पी एस कितना हो जाएगा? आई, लेंथ कितना है? बी, बी, इनके बीच का एंगल थीटा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से जा रही है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट जीरो। ठीक है, तो टॉर्क भी जीरो। कौन टॉर्क जनरेट करेगा? पीक्यू जनरेट करेगा और आरएस जनरेट करेगा। आगे बात समझ में? समझ में आया क्या? अब अलग तरीके से सोचता हूं, अलग तरीके से सोचते हैं हम लोग, अलग तरीके से दिखाता हूं क्या सीन है। सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरी आंख है, दिख गई? मैं यहां से देख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो मुझे क्यू दिखेगा और मुझे क्यू दिखेगा और मुझे आर दिखेगा। पक्की बात है? मुझे क्यू दिखेगा और मुझे आर दिखेगा, है भाई? क्या हुआ? मुझे क्यू दिखेगा और मुझे आर दिखेगा। तो जब मुझे क्यू और आर दिखा, तो देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे ये पॉइंट हो गया क्यू, है ना बेटा? और ये पॉइंट हो जाएगा आर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? थीटा। और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? समझ में आ रहा है? क्यू पॉइंट पर कौन सा फोर्स दिख रहा होगा मुझे? एफ पी क्यू। क्यू पॉइंट पर कौन सा फोर्स दिख रहा होगा? एफ पी क्यू। किधर की तरफ? अंदर की तरफ। सपोज मैं ऊपर से देख रहा हूं और ये पॉइंट अंदर है, तो जो एफ पी क्यू हो जाएगा, भाई ध्यान दो, एफ पी क्यू जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। अगर ये अंदर दिखा तो आर पॉइंट पर एफ आर एस मुझे ऐसे बाहर दिखेगा। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा एफ
पी क्यू और ये हो जाएगा एफ आर एस। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? हाँ, अरे तू इधर ले ले उधर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टॉर्क जनरेट होगा, कोई इश्यू वाला बात है ही नहीं। अगर एक चीज अंदर है तो दूसरी चीज, तू ऐसे यू करके देगा तो एक चीज अंदर दिख रही होगी तो दूसरी चीज ऐसे बाहर ही तो दिख रही होगी। हाँ हाँ, ऐसे तू बोल रहा ऐसे घुमा दे, टॉर्क में टॉर्क का डायरेक्शन ही तो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा क्या? हाँ, अरे तो मैं देख कहां से रहा हूं, मैं ऐसे दिख रहा हूं ना, यूं यूं, तो कॉइल तो ऐसे ही घूम रही है ना भाई, मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना, ऐसा वाला व्यू दिखा रहा हूं ताकि तेरे को समझ में आ सके। समझ में आया? मैं ऐसा व्यू दे रहा हूं, ऐसा ऐसा वाला, ऊपर से देख। आंख बनाइए ना भाई, आंख दिख नहीं रही है बट वो आंख है। क्या है वो? आंख, हरी आंख, ठीक है। अरे यार, ये आंख है, क्या है ये? आंख। आ गया समझ में गधों, सॉरी गधी भी। हाँ, अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो यार, ये हो गया मेरा, सुनिए आप प्लीज, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टोटल कितना था? बी, तो ये कितना हो जाएगा? b/2, और ये भी कितना हो जाएगा? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में पी क्यू इस पे ऐसे टॉर्क जनरेट करेगा τ1, यस और नो, और आर एस ऐसे टॉर्क जनरेट करेगा, कितना जनरेट करेगा? τ2 करेगा। क्या? तो कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगी। टॉर्क क्या होता था? टॉर्क क्या होता था? आई अल्फा, शाबाश। हाँ, फोर्स इनटू, अरे 10 बार डेफिनेशन बोल दी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या दी? अरे यार, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। ये एफ पी क्यू है, सुनिएगा, ये एफ पी क्यू है। इस एफ पी क्यू पर ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी भाई, दिख रही है क्या? ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई है, हाँ ठीक है, और ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये कितना था? थीटा, ये b/2, तो एक्सिस रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी बेटा b/2 cos थीटा, यस और नो। ऐसे इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये b/2 है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? b/2 cos थीटा। आगे बात समझ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ। तो यहां से τ1 कितना हो जाएगा? τ1 हो जाएगा एफ पी क्यू इंटू b/2 cos थीटा, यस और नो, हाँ या ना बोल दो। तो यहां से τ1 हो जाएगा एफ पी क्यू, कितना था? आई ए बी b/2 cos थीटा, τ2 ये रहा τ2 हो जाएगा, कौन बोल रहा है τ2? अबे क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? एफ आर एस क्या हो जाएगा? b/2 cos थीटा, एफ आर एस इंटू b/2 cos थीटा, तो जो τ2 हो जाएगा, अरे क्या हो गया भाई, थन्ने समझ में ना आ रहा के? तो ऐसी शक्ल काय बनाइए, दुखी है, पड़ोस वाले की खींच दे तब पढ़ो। हाँ, तो एफ आर एस कितना हो जाएगा? आई ए बी b/2 cos थीटा। दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में, या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो दोनों टॉर्क्स को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं। तो यहां से टाउ नेट आ जाएगा τ1 प्लस τ2, तो यहां से टाउ नेट आ जाएगा b/2 cos थीटा प्लस b/2 cos थीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2 1, यानी b/2 cos थीटा कितना हो जाएगा? b/2 cos थीटा इनटू b क्या हो जाएगा? एरिया। एक जना बोल रहा है बस, इनटू b कितना हो जाएगा? एरिया। तो यहां से टाउ नेट हो जाएगा b/a cos थीटा, आई इंटू ए कितना हो जाएगा? अरे मोमेंट है भाई, मोमेंट है, अरे मैग्नेटिक मोमेंट भी तो बताया, तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा? m। तो टाउ नेट कितना हो जाएगा? bm नहीं mb, bm नहीं mb, bm तो बड़े लोग हैं, तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा? m। धीरे बोलो, चैनल बंद करवाएगा क्या मेरा? तो ये हो जाएगा टॉ नेट, जो हो जाएगा वो हो जाएगा
आई इंटू ए, बोले तो बी एम, तो टाउ हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। मैं क्यों अटक रहा हूं, नहीं अटक रहा। टाउ कितना हो जाएगा, एम इंटू बी कॉस थीटा। समझ में आया? थीटा क्या था, थीटा था मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सबको पता है ना ये बात, तो जब एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर है तो यहां पर, और ध्यान दो यारो, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा क्या, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। समझ में आ गया क्या? अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल अल्फा है सपोज, समझ में आ गया क्या? अरे ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, होगा पक्की बात है। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा हो गया, तो थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी 90, थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी 90, तो यहां से टाउ नेट जो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, थीटा के जगह लिख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा, लिख सकता हूं। तो यहां से टॉ नेट हो जाएगा एम बी साइन अल्फा। अरे क्या अल्फा एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? एम वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। एम वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो ए बी साइन अल्फा क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो यहां से टाउ नेट वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया क्या? तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बोर्ड्स में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से उतारिए।